जिज्ञासा के इस YouTube चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्र मैं सुमन। आज हम लोग एक बायो की कक्षा के अंतर्गत जो है हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मित्रों पाचन तंत्र को जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आहार नल कैसे कैसे है, अर्थात जो हमारा आहार होता है वो किस प्रकार से नली के माध्यम से पाचन होता है। वहीं साथ ही साथ मित्रों हम लोग यहाँ पे पाचन तंत्र के अंतर्गत जो पाचक ग्रंथियाँ होगी उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग लीवर और अग्नाशय के बारे में भी यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आहार नल के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। मित्रों हमारा जो आहार जाता है वो सबसे पहले आपका मुख गुहा के अंतर्गत जाते हैं और मुख गुहा से आगे बढ़ते हुए यहाँ फायरेक्स और फायरेक्स के माध्यम से फिर एसोफेगस होता है और फिर वहाँ से जाता है स्टोमेक में मित्रों। और स्टोमेक में जब जाते हैं तो यहीं पर जो है लीवर के माध्यम से और अग्नाशय के माध्यम से कुछ जो है यहाँ पे रस निकलते हैं, अर्थात पित्तरस और अग्नाशय रस जो कि मिलते हैं भोजन में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर पाचन की क्रिया करती है और अंत में लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से वो हमारे मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। देखते हैं मित्रों आगे। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कनाल अर्थात आहार नाल की बात करते हैं। ये जो नली होती है ये 30 फीट लंबी संरचना होती है, अर्थात जो हमारा आहार नल होता है मित्रों वो 30 फीट लंबा होता है, जिसके अंतर्गत जो है मुख गुहा आता है अर्थात मुख का भाग होता है, अर्थात ओरल कैविटी बोलते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपने अभी तुरंत फिगर देखा कि उससे आगे था फेरेक्स, उसके आगे था ओसोफेगस अर्थात ग्रास नली था, उसके बाद नेक्स्ट संरचना थी अमाशय और अंत में आंत। आंत जो होता है पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में होती है, लेकिन बड़ी आंत में पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया जो है अंतिम रूप से होती है लार्ज छोटी आंत में। मिस्टेक हो गया मित्रों, यहाँ पे छोटी आंत में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होते हैं इसमें पाचन की क्रिया होती है, इसमें नहीं होती। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती बल्कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। मित्रों इसमें जो होते हैं 3 संरचनाएं होती है। पहला उस माउथ के अंतर्गत होता है, पहला दांत होता है जिसको तीत बोलते हैं, दूसरा टंग होता है अर्थात जीभ, और लार ग्रंथि। ये तीनों संरचनाएं जो होती है वो मुख गुहा के अंदर ही होती है। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में अध्ययन कर लेते हैं अर्थात तीत के बारे में। मनुष्य का जो दांत होता है मित्रों वो विषम दंती होता है, मतलब एक जैसा दांत नहीं होता है। दांत के 4 प्रकार होते हैं, कुछ दांत चिबाने के लिए होते हैं, कुछ कुतरने के लिए होते हैं, कुछ काटने के लिए होते हैं। इस तरह से दांत जो होते हैं विषम दंती होते हैं, एक जैसा दांत नहीं होता। इसलिए कि मनुष्य को पूछे कैसा दांत होता है, अर्थात मनुष्य विषम दंती होता है, उनमें कई प्रकार के दांत होते हैं। उनमें हम लोग देख लेते हैं कि दांतें किस प्रकार की होती है। तो मित्रों यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य का जो दांत होता है वो होता है आपका इंसाइजर होता है, ठीक है। सबसे आगे वाले इंसाइजर बोलते हैं उसको, इंसाइजर। उसके बाद दूसरा होता है आपका केनाइन जिसको रदनक बोलते हैं। ये 4 होते हैं टोटल। इंसाइजर की संख्या 8 होती है। अगर आप इस तरह से इस संरचना बना दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर 2 भागों में बांट दिया जाए मनुष्य के मुंह को, निचले भाग को, तो सबसे आगे जो होंगे ये दोनों होंगे आपका इंसाइजर, उसके बाद आपका होंगे ये केनाइन, ठीक है। ये नुकीला दांत को केनाइन बोलते हैं। उसके बाद प्रीमोलर होते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं, वही 3 जो होते हैं मोलर होते हैं। इस तरह से जस्ट संरचना आपका नीचे में इस ओर भी होंगे अर्थात 8 इधर तो 8 इधर 16 होंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट में भी 8 16 होंगे। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कि इंसाइजर की संख्या हमने 4 इसलिए के लिखा कि 4 4 8 हो जाते हैं, अर्थात 2 2 होते हैं, 2 बाएं साइड 2 दाहिने साइड, फिर 2 ऊपर, फिर 2 ऊपर दाहिने साइड, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, टोटल 8। यहाँ पे इंसाइजर की संख्या 8 होगी। इसका काम क्या होता है मित्रों, ये काटने का काम करता है आगे वाला दांत। फिर आप देख सकते हैं केनाइन की संख्या 4 होती है, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड, फिर ऊपर एक दाहिने साइड, फिर नीचे मतलब कि ऊपर जो है बाएं साइड जो है एक होंगे। अर्थात जो ये फाड़ने वाले नुकीले दांत होते हैं, खास करके आप देखेंगे ये जितने भी मांसाहारी जीव हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे शेर हो, उसमें केनाइन होता है, ठीक है। तो इनका काम है चीरना और फाड़ना।
उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या भी जो होती है ये 4, इसलिए कि मैंने लिखा कि 4 को जो है मनुष्य के दांत को जो हम बांटे यहाँ पे 1 2 और 2 ऊपर में 4, इसलिए कि 4 4 सब में लिखा गया है। तो 2 गुनी 4 ये 8 होते हैं आपका प्रीमोलर भी। और मोलर जो होते हैं अंतिम मोलर, जिसको कि चौवा भी बोलते हैं, चवर्णक, ये इसकी संख्या 12 होती है। इन दोनों का काम, मोलर और प्रीमोलर का काम होता है पीसना और चबाना। ठीक है, इसको गाल दांत भी बोलते हैं। टोटल जो मनुष्य का दांत होता है वो 32 होता है, 32 होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मित्रों इंसाइजर की साइज कैसे होते हैं, इंसाइजर दिखने में कैसा होता है। यहाँ देखिए केनाइन देखिए यहाँ पे नुकीला दांत है, यहाँ पे नुकीला टाइप का है। उसका देखते हैं प्रीमोलर, और अंतिम में जो चौवा बोलते हैं हम लोग, चवर्णक बोलते हैं, ये मोलर होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे, यहाँ पे हम लोग डेंटल फार्मूला होता है मित्रों, ये हम लोग देख सकते हैं। डेंटल फार्मूला के अंतर्गत जो है यहाँ पे हमने डेंटल फार्मूला बनाया है। अभी आपको तुरंत दिखाया कि आगे जो इंसाइजर होते हैं उसकी संख्या 2, अर्थात जब हमने इसको बांटा 2 भागों में, दायां और बायां में, इस तरह से जब बांटा हमने दायां और बायां में, तो हमने बताया कि इंसाइजर जो होंगे इस साइड, पहले दाहिने साइड देख लेते हैं, इस साइड, तो यहाँ पे 2 इंसाइजर होंगे, 1 आपका केनाइन होंगे, 2 फिर क्या होंगे मोलर होंगे, और 3 होंगे 2 होंगे प्रीमोलर और 3 होंगे मोलर। तो इस तरह से टोटल संख्या हो जाएंगे 8 और ये 8, अर्थात 8 8 कितने हो जाएंगे 16। और 16 जब 8 को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला ये हो गया, ऊपर वाला भाग होता है, तो 8 नहीं 16 ऊपर और 16 32, 16 नीचे, तो टोटल हो जाते हैं 32। तो डेंटल फार्मूला है 2123 बाई 2123 इंटू 2। टोटल आप संख्या करेंगे तो 32 इस प्रकार से पूरेंगे। वहीं मित्रों अगर 5 वर्ष के बच्चों में देखा जाए तो 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या मात्र 20 ही होती है। कारण 20 इसलिए की होती है कि बच्चों में इंसाइजर तो होता ही है, आगे वाले दांत होते हैं, केनाइन भी होते हैं, बट ये जो प्रीमोलर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रीमोलर जो है बच्चों में बिल्कुल नहीं होते हैं, जबकि मोलर की संख्या 3 के स्थान पे 2 ही होते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि बच्चों में जो है क्या चीज़ अनुपस्थित होता है, तो प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता। 8 प्रीमोलर जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता है। अंतिम 4 मोलर ये बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए कि बच्चों की दांतों की संख्या 20 ही होती है। ये 20 जो होते हैं मित्रों, ये दूध वाले दांत बोलते हैं, इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। परमानेंट टीथ जो है टोटल 12 होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं। ठीक है, ये 20 टीथ जो है फिर से आते हैं, इसलिए कि अगर देखा जाए तो टोटल जो दांत होते हैं मनुष्य में वो 32 + 20, अर्थात पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, और एक जो होता है विस्डम टीथ, जिसको बुद्धि वाला दांत कहता है ना, अकल चौवा, अक्ल नहीं आया, अर्थात वो जो अकल वाले चौवे निकलते हैं वो 20 से 30 के बीच में ही निकलते हैं, अर्थात 20 वर्ष के बाद ही वो अकल वाले चौवे निकलते हैं, अर्थात जिसको बोलते हैं विस्डम टीथ। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसको बच्चा बोलेंगे, किसको, ये हम नोट पॉइंट के अंतर्गत देख लेते हैं। 0 से 1 ईयर के चाइल्ड को बोलते हैं नवजात बोला जाता है मित्रों। जो 0 से 1 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं नवजात। 1 से 3 ईयर के बच्चे को बोला जाता है प्री चाइल्ड, अर्थात जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको पूर्व बालक बोलते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को बोला जाता है चाइल्ड, और 6 से 12 वर्ष के बच्चे को बोला जाता है पोस्ट चाइल्ड, जबकि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को बोला जाता है किशोरा अवस्था। ठीक है, और 18 से 50 वर्ष के लोगों को बोला जाता है वयस्क, और 50 एभव जब एज हो जाती है तो उसको बोला जाता है एल। ये आप नोट पॉइंट के अंदर देख सकते हैं, जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं केनाइन तथा बुद्धि दांत जो है ये अवशेषीय अंग है, अर्थात केनाइन, ठीक है, और बुद्धि दांत इनकी जरूरत उतना होती नहीं है, ये अवशेषीय अंग है। शुरुआत में ज़रूरत था जब मनुष्य पूर्णतः मांसाहारी था, अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर है अभी भी, अर्थात ये अवशेषीय संरचनाएं हैं। किशोरावस्था में अभी आपने देखा कि 5 वर्ष के बालक में मात्र 20 दांत होते हैं, जबकि किशोरावस्था में जो है मित्रों 28 दांत होते हैं, और एक वयस्क में 32 दांत होते हैं। मैंने यही बताया, अभी मिल्क टीथ जो है दोबारा जन्म लेता है, जबकि अस्थायी दांत सिर्फ एक बार जन्म लेता है, और मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं टोटल। मित्रों दांत जो है एक आवरण से घिरा होता है। ठीक है, दांत देखेंगे तो आप एक आवरण से घिरा होता है टोटल, उसी में दांत होते हैं जिसको बोलते हैं इनामेल। जिस आवरण से घिरा होता है दांत उसे इनामेल बोलते हैं। इसी इनामेल के कारण मित्रों दांत का रंग होता है उजला।
ये जो सफ़ेद होता है दांत का रंग, ये इनामेल के कारण ही होता है। वही इनामेल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है, दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है या पूरा शरीर का कहा जाए सबसे कठोर भाग, वो इनामेल होता है, क्योंकि हम इससे कई चीज़ों को जो है चबा लेते हैं। ठीक है, अच्छे से मजबूत चीज़ों को हम चबाते हैं इस दांत के माध्यम से, ये इनामेल के कठोरता के कारण, इसलिए इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो आपको बोलना पड़ेगा जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी भी है तो जबड़े की मांसपेशी। इनामेल मित्रों, ये कैल्शियम लवण पाया जाता है इनामेल में। वो कैल्शियम लवण कौन कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इनामेल में पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इनामेल को जो मजबूती प्रदान करता है मित्रों, ये फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है इनामेल को। क्लोरीन की कमी या अधिकता से जो है दांतों में एक रोग हो जाता है जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। फ्लोरोसिस अर्थात दंत क्षय बोला जाता है। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए दांतों में, अधिकता हो जाए, तो उससे दंत क्षय नामक रोग हो जाता है मनुष्यों में। नेक्स्ट संरचनाएं देखते हैं मित्रों। मुख गुहा के अंदर जो दूसरी संरचनाएं हैं वो है आपका जीभ। जीभ पर बहुत सारी जो है मित्रों स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है। बहुत सारी स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है जीभों में। हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट आता है जीभों पे, ये टेस्ट कैसा कैसा आता है। जो आगे वाला भाग है मित्रों, यहाँ पे नुकीला भाग जो सबसे अग्रणी भाग होता है जीभ का, वहाँ पे आपको मीठा स्वाद आएगा। जस्ट उसके बगल जो हो गए उससे आगे, वहाँ पे आपको नमकीन स्वाद आएंगे। और जस्ट जीभ का जो अंतिम सिरा के पहले वाला सिरा, अंतिम सिरा के पहले वाला सिरा पे यहाँ पे आपको खट्टा स्वाद आएगा, खट्टा स्वाद। ठीक है, और सबसे अंतिम सिरा जो है यहाँ पे आपको तीखा वाला स्वाद आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी समय मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है जीभ के किस सिरे से हमें तीखापन का स्वाद आता है, तो ये अंतिम सिरे से। और मीठापन का स्वाद आएगा तो अग्रभाग से। बीच वाले भाग में आपको एक में खट्टा, उससे आगे अर्थात अग्रभाग के जस्ट बगल में होगा आपको नमकीन, जबकि उससे पीछे आपको खट्टा, और जबकि अंतिम भाग में होंगे तो यहाँ बिटर। यहाँ पे मित्रों एक मांसल संरचना होती है, ये देख सकते हैं मांसल संरचना होती है। इस मांसल संरचना को, ठीक है, जीभ के पिछले सिरे पे एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। वही जो आपको दिखाया अभी वो टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल से मित्रों लंफ निकलता है, लंफ। ठीक है, और लंफ क्या करता है, ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। जब टॉन्सिल में संक्रमण आ जाता है अर्थात सूजन आ जाता है, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है टॉन्सिलाइटिस। अर्थात टॉन्सिलाइटिस होती है जब टॉन्सिल में संक्रमण आ जाता है अर्थात सूजन होता है, तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुख गुहा के अंतर्गत ही जो संरचनाएं हैं वो लार ग्रंथियां। हमने अभी दांत पढ़ लिया, जीभ के बारे में पढ़ लिया। अब जो है हम लोग सिल्वरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लार ग्रंथियां जो होती है मित्रों, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्यों में। एक को बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरा पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 सिल्वरी ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये जिह्वा के दोनों तरफ पाए जाते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और जबड़े के मध्य में जो पाए जाते हैं, जो जबड़ा होता है उसके मध्य में वहाँ पे पाए जाते हैं मैक्सिला अस्थि। ठीक है, वहीं पे दोनों तरफ जो है एक ग्रंथि होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और दोनों कानों के नीचे जो होते हैं अर्थात कान के नीचे, बाहर नहीं अंदर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे निकलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जब पैरोटिड ग्लैंड में ही जब प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और जब इसमें संक्रमण हो जाता है तो मम्स अर्थात गलसुआ नामक बीमारी होती है, जो आप लोग देखते होंगे कि पट्टी साट लेता है, वो मम्स नामक बीमारी हो जाती है और पैरोटिड लार ग्रंथि वहाँ पे संक्रमित हो जाते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ जो होता है वो लार होता है, इसको इंग्लिश में सेलिवा बोलते हैं। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड से जो निकलेगा पदार्थ उसको बोलेंगे सेलिवा अर्थात लार बोलेंगे। लार की मात्रा जो मनुष्य में निकलती है प्रतिदिन वो 1.5 से 2 लीटर लार प्रतिदिन मनुष्यों में स्रावित होता है। लार का पीएच मान जो होता है मित्रों वो 6.8 अर्थात जो हमारा लार होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। लार में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है मित्रों वो जल पाया जाता है, म्यूसिन प्रोटीन पाया जाता है और कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम में आप देख सकते हैं ये टाइलिन हो जाएंगे और लाइसोजोम पाए जाएंगे। ठीक है, तो लार में क्या क्या पाया जाता है, तो 99% जो है भाग उसका जल होता है, 1% म्यूसिन प्रोटीन होता है और फिर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम में क्या क्या पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोसोम पाए जाते हैं। म्यूसिन प्रोटीन का क्या काम है मित्रों, ये म्यूसिन प्रोटीन जो होता है लार में जो पाया जाता है ये भोजन निगलने में मदद करता है।
जबकि टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये जो टाइलिन होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है, और उसे माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। इससे आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, यहाँ पे लार में जो उपस्थित लाइसोसोम होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम होता है, ये थायोसाइनेट भी होता है, कुछ सूक्ष्म आयन होता है, ठीक है, ये थायोसाइनेट आयन होता है, ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखना है कि लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम होता है ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में हमने देख लिया कि लार में जो जल पाए जाते हैं, म्यूसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, उसके बाद लाइसोजाइम पाए जाते हैं, इनका क्या क्या काम है। मित्रों, ये मेढक और व्हेल में जो होता है, व्हेल मछली और मेढक में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। और भोजन में भोजन जो होता है, भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है मित्रों। मतलब हमारे भोजन का लगभग 30% भाग जो पाचन हो जाता है वो मुख गुहा में हो जाता है और पाचन क्रिया वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। जो पूर्णतः मांसाहारी जीव है मित्रों, उसमें लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। तो यहाँ ध्यान रखना है, मेढक हो गया, व्हेल मछली हो गया, और पूर्णतः जो पूर्ण रूपेण मांसाहारी जीव है उसमें लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। मुख गुहा का पिछला भाग मित्रों यहाँ पे ग्रसनी कहलाता है। अगला हम जो फूड पाइप देखते हैं, आहार नाल जो होता है, आहार नल का अगला पार्ट देखते हैं। हम मुख गुहा से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ग्रसनी, फेरेक्स जिसको बोलते हैं। फेरेक्स कहलाता है जो भोजन निगलने व सांस लेने के लिए समान मार्ग है, अर्थात ये केवल क्या करता है, एक ही मार्ग है जिससे कि श्वास भी लेते हैं और भोजन भी जाता है हमारे मुख गुहा के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ग्रसनी के बारे में, ओसोफेगस के बारे में। तो ग्रसनी जो होता है ये ग्रास नली होंगे, ग्रसनी हो गया है मित्रों यहाँ पे, तो ये ग्रास नली होंगे, ग्रसनी नहीं होंगे। ग्रसनी तो फेरेक्स हो गया, वहाँ से यहाँ पे ग्रास नली की बात करते हैं। ओसोफेगस यहाँ पे क्या करता है, मुख गुहा से जो है लार युक्त भोजन जो है ग्रास नली में पहुँचता है। ये ग्रास नली में पहुँचेगा और ग्रास नली एक लंबी नली है जो अमाशय में जाके खुलती है। ओसोफेगस जो होती है, ये इंग्लिश ठीक है यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे ग्रास नली होगा, ये ध्यान रखना है कि ये ग्रास नली है, ठीक है। तो ग्रास नली में क्या होता है कि मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुँचता है और एक लंबी संरचना है जो अमाशय में जाके खुलती है, अर्थात ग्रास नली जो खुलती है वो अमाशय में जाके खुलती है। ग्रास नली में क्या होता है मित्रों, जब हम भोजन लेते हैं वो क्रमकुंचित, अर्थात धीरे धीरे वो जो है भोजन नीचे की ओर खिसकती है, एक साथ नहीं खिसकती है, वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो है वो नीचे अमाशय में जाके पहुंचता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। यहाँ पे जो होता है ग्रास नली में मित्रों पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। देखते हैं हम लोग अमाशय के बारे में। अब आहार नली का अगला भाग जो है अमाशय। अमाशय जो है थैली की तरह संरचना होती है, अर्थात थैली नुमा संरचना होती है, ठीक है, जहाँ भोजन का क्या होता है, तत्कालिक संग्रह भी होता है और पाचन दोनों होता है वहाँ पे, ठीक है। अमाशय जो है प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थान है मित्रों। प्रोटीन का जो सबसे प्रमुख स्थान है पाचन का वो अमाशय ही है। अमाशय की भीतरी दीवार से कुछ जो है ग्रंथियां निकलती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से जो है बहुत सारे अम्ल निकलते रहते हैं, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। और उस जठर ग्रंथियाँ अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है गैस्ट्रिक जूस निकलते रहता है, अर्थात यहाँ पे जठर रस जो है यहाँ पे निकलते रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये निकलते रहता है, कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कि अमाशय में पाया जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है प्रतिदिन जो है मित्रों 1.5 से 2 लीटर मनुष्यों में स्रावित होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात इसका पीएच मान देखेंगे तो 1.8 होता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जब लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं तो ये अम्ल निकलते रहता है, जिसके कारण जो होता है कि हमारे जो क्या कहते हैं स्टोमेक होते हैं उसमें घाव हो जाते हैं मित्रों। तो लंबे समय तक भूखा नहीं रहे इसलिए प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में जो पाया जाता है पदार्थ मित्रों वो हम देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों गैस्ट्रिक जूस में देखेंगे तो आप HCl पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और रेनिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। हमारे अमाशय के अंतर्गत जो निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस उसमें HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम ये तीनों पदार्थ निकलते हैं। HCl का काम क्या है मित्रों, ये क्या करता है कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है और जितने भी रोगाणु हैं भोजन में उसको मारने का काम करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है मित्रों, ये प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं उसको पेप्टोन में बदलने का काम करता है ये पेप्सिन एंजाइम। जबकि कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कि खास चीज़ों में पाया जाता है, जैसे दूध सब में पाया जाता है, एक केसिन प्रोटीन है। ये केसिन प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है रेनिन एंजाइम। ये दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन,
जिसके कारण दूध का रंग जो उजला होता है ये केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है, और दूध का रंग जो हल्का पीला होता है मित्रों ये केरोटिन के कारण ही होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं म्यूकस की बात करते हैं। म्यूकस संरचना ही होती है, ये जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है, अर्थात जो हमारे अंदर जो वो जठर रस निकलते हैं अर्थात गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उसकी जो अम्लीयता होती है उस प्रभाव को कम करने के लिए जो है रक्षा करती है, अर्थात वो अम्लीयता अधिक ना हो उससे रक्षा करने का काम करता है ये म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, आगे चलते हैं अगली संरचना में। हम लोग अमाशय से आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फूड पाइप है, तो हम पहुँचते हैं आंत के पास। आंत जो होती है मित्रों ये 22 फीट लंबी संरचना है आंत। ये शाकाहारियों में जो है मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, और इस आंत जो होती है हमारे अंदर वो दो तरह के होते हैं, एक छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जबकि चौड़ाई कम होती है, जबकि बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है, इसलिए इसकी चौड़ाई के कारण इसको बड़ी आंत बोला गया है। इसकी जो होती है चौड़ाई कम होती है इसलिए इसको छोटी आंत बोला गया है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले छोटी आंत के बारे में मित्रों। तो छोटी आंत जो है ये आहार नली का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, और छोटी आंत को जो हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा ज्यूजेनम, तीसरा इलियम। तो ड्यूडेनम में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कुछ रस जो होते हैं ये ड्यूडेनम में मिलते हैं, फिर ज्यूजेनम में जाते हैं और अंत में इलियम में आगे पहुँचते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ से कि ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम में क्या क्या होता है। अमाशय से निकलने के पश्चात जो भोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइम। जो भी अमाशय से निकलते हैं वो उस भोजन को हम लोग बोलते हैं काइम, और काइम जब ये पहुंचता है ड्यूडेनम में जिसको बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, ड्यूडेनम में जब पहुंचता है तो यहाँ पे यकृत से निकलकर पित्त रस जो है ड्यूडेनम में मिल जाता है। ठीक है, पित्त रस मिलता है कहाँ पे, यकृत से निकलकर मिलता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में मिलता है पित्त रस। ठीक है, तो ये जो होता है क्षारीय प्रकृति के होने के कारण जो होता है पित्त रस काइम को भी क्षारीय बना देता है, अर्थात ये पित्त रस जो होता है, ठीक है, यकृत से निकलने वाला बाइल जूस जो होता है जिसको पित्त रस बोलते हैं, ये पित्त रस जो होता है अर्थात बाइल जूस ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और जैसे ये भोजन अर्थात काइम में मिलता है, ये भोजन जो है मतलब काइम बोलते हैं किसको, जो अमाशय से निकला हुआ भोजन होता है उसको काइम बोलते हैं, और जब ये पित्त रस काइम में मिलता है तो भोजन को भी क्या बनाता है, क्षारीय प्रकृति का बना देता है। ड्यूडेनम में ही मित्रों अग्नाशय से स्रावित रस अर्थात अग्नाशय रस भी यहाँ पे आकर काइम में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइल जूस भी होगा और पेनक्रियाज जूस भी जो है दोनों मिलता है कहाँ पे, ये मिलता है ड्यूडेनम में ही मिलता है। ठीक है, आपको अभी दिखाया ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में जो है मिलता है कौन कौन रस, तो यकृत से निकलने वाला रस अर्थात जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस हिंदी में बोलते हैं, और अमाशय अग्नाशय से जो निकलता है उसको अग्नाशय रस भी बोलते हैं, ये भी आपको यहीं पे मिलता है अर्थात ड्यूडेनम में। जो आपको 3 संरचनाएं बताएं अभी आपको कि ये जो 3 संरचनाएं हैं ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ये होता है छोटी आंत में। तो ड्यूडेनम में सब आके मिलता है पित्त रस भी और अग्नाशय रस भी यहीं पे आके मिलता है भोजन से, भोजन को बोलते हैं काइम। पित्त रस किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है मित्रों। ठीक है, ये जो पित्त रस होता है जो कि आपको लीवर से निकलता है ये कोई एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है पित्त रस में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचन के उपरांत जो है अवशोषण भी छोटी आंत के स्थित झिल्ली द्वारा ही हो जाता है, अर्थात पाचन भी हो जाता है और अवशोषण भी हो जाता है। और जो पचा हुआ बिना पचा हुआ भाग होता है अर्थात जो बिना पचा हुआ भोजन होता है जिसको काइम बोलते हैं, वो बड़ी आंत में पहुँचता है जहाँ पे अवशोषण होता है, जल का अवशोषण करके, ठीक है, शेष काइम मल के रूप में मलाशय से एकत्रित होकर वो हमारे शरीर से उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर चले जाता है। छोटी आंत में भोजन आते हैं उसके 3 पाचक रस मिला दिया जाते हैं। अभी आपको तुरंत बताया कौन कौन सा रस मिलता है, ये बाइल जूस मिलता है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है मित्रों, तो ये लीवर से बाइल जूस निकलता है, अग्नाशय से पेनक्रियाजिक जूस अर्थात अग्नाशय रस निकलता है, और एक होता है उसी इंटेस्टाइन अर्थात आंत से निकलने वाला रस होता है जिसको आंत रस भी बोलते हैं। ये तीनों मिलता है भोजन के साथ, जिसको हम लोग काइम भी बोल रहे थे, वहाँ पे मिलते हैं और फिर पाचन क्रिया होती है, वहाँ से आगे बढ़ते बड़ी आंत में जाते हैं। मित्रों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पित्त रस के बारे में जिसको बोलते हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है मित्रों ये निकलता है कहाँ से, स्रावित होता है यकृत से। संचित कहाँ पे होता है, इसका पित्ताशय जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं, यहाँ पे संचित होता है। और इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। साथ ही साथ ये जो होते हैं हरे पीले रंग के होते हैं ये बाइल जूस। बाइल जूस में जो होते हैं पिगमेंट होते हैं कुछ मित्रों, इस पिगमेंट को बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है,
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये पिगमेंट होते हैं अर्थात वर्णक होते हैं। ये एंजाइम नहीं होते, पित्तरस कोई एंजाइम नहीं होते, यहाँ पे देख सकते हैं। और पित्तरस में जो लवण पाए जाते हैं, ठीक है, ये होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोक्वालेट, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोक्वालेट, ये दो लवक पाए जाते हैं। उपस्थित लवक जो होता है ये क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं वसा उसको बूंदों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, अर्थात वसा को जल के साथ छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। ये काम करता है कौन, उपस्थित जो लवक होता है वही लवक जो है यहाँ पे वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं नोट पॉइंट के अंतर्गत। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पित्ताशय अर्थात गोल ब्लाडर जहाँ पे संचित होता है वो पित्तरस, अगर गोल ब्लाडर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पित्तरस संचित नहीं होगा, और पित्तरस जब संचित नहीं होगा तो वसा का पाचन नहीं होगा। जो पित्तरस में लवण पाए जाते हैं, ठीक है, वो लवण क्या करते हैं, वसा का इमल्सीकरण करते हैं, अर्थात वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ के पचाने का कार्य करता है। और वही गोल ब्लाडर ही निकाल दिया जाए जहाँ पे वसा का संचय होता है तो वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। मित्रों बैठते हैं हम लोग आगे यहाँ से। अब देखते हैं हम लोग, हमने 3 रस बताया था, पहला आपको पित्त रस के बारे में बता दिया, बाइल जूस के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अग्नाशय रस के बारे में। ये अग्नाशय रस जो होती है इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। अग्नाशय कोशिका द्वारा स्रावित होती है, अर्थात पेनक्रियाज के माध्यम से ये स्रावित होता है। पेनक्रियाज जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है मित्रों, तो यहाँ से स्रावित होती है। इसमें जो होता है अग्नाशय रस में, इसमें 98% जल पाया जाता है, 2% एंजाइम पाया जाता है, और इसमें भी कुछ लवण पाए जाते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट लवण होते हैं। ये जो लवण होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस के अंतर्गत मित्रों इसमें जो होता है इसके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी के पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं। अर्थात अग्नाशय रस में जो होते हैं वो सभी को पाचन करने की क्षमता होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को भी पाचन करता है, वसा को भी पाचन करता है, और प्रोटीन को भी पाचन करने का काम करता है। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है अग्नाशय रस को, क्योंकि इसके पास तीनों क्या कहते हैं पाचन करने की इसमें जो है शक्ति होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को भी, वसा को भी और प्रोटीन को भी। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोला जाता है अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस में जो मित्रों होते हैं वो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम ये आपको हमने बताया था, जो बाहरी होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं, जो अंदर जो स्रावित होते हैं उसको बोलते हैं हार्मोन। तो यहाँ पे एंजाइम निकलते कौन कौन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, ये एंजाइम होते हैं। चलते हैं मित्रों यहाँ पे अंतिम जो होता है आंतरस। पहला हमने पढ़ा बाइल जूस, ठीक है, अर्थात पित्त रस। दूसरा पढ़ा हमने अग्नाशय रस। अब तीसरा रस है जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसको आंत्र रस बोलते हैं। इसकी प्रकृति मित्रों क्षारीय होती है, जो आंत्र ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, अर्थात इंस्टेटाइनल से, इंस्टेटाइन जो होता है अर्थात छोटी आंत होती है वहाँ से स्रावित होते। मनुष्य में लगभग ये जो आंत्र रस निकलता है वो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन निकलता है। बढ़ते हैं आगे मित्रों। तो उससे जो आंत्र से जो निकलने वाले रस होते हैं, ये कौन कौन से आंत्र रस होते हैं? जो आंत्र निकलने वाले रस होते हैं सबसे पहले देखते हैं वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं। एक आंतरिक रूप से जो स्रावित होते हैं उसको हार्मोन बोलते हैं, बाहरी रूप से जो स्रावित होते हैं उसको बोलते हैं एंजाइम। तो आंत्र रस से जो एंजाइम निकलते हैं वो 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला आपका है माल्टेज। ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज जो भी पदार्थ होते हैं माल्टोज को क्या करते हैं, पचा के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देते हैं। ठीक है, माल्टेज एंजाइम का क्या काम है, ये माल्टोज को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देते हैं। दूसरा आप देखते हैं सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, जो सुक्रोज होता है अर्थात चीनी सब जो होता है, चीनी को बदलता है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में बदल देता है, ये सुक्रेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम होता है लेक्टेज। ठीक है, लेक्टेज जो होता है ये क्या करता है, लेक्टोज को जो होता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में चेंज कर देता है, ये एंजाइम लेक्टेज एंजाइम। लेक्टेज एंजाइम क्या करता है, लेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बदल देता है। और लास्ट एंजाइम जो होता है वो होता है इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है मित्रों, ये प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, ये जो रस निकलता है किससे, आंत्र से जो निकलता है एंजाइम, ये 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज,
लैक्टेज और इरिप्सिन। लैक्टेज का ये माल्टेज का काम क्या है, ये माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। इरिप्सिन क्या करता है मित्रों, ये प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। ये बड़ी आंत की संरचना है मित्रों। ये बड़ी आंत जो होता है इस एरिया में होता है आपका छोटी आंत, ठीक है। इसके चारों बगल ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत देख सकते हैं ये कैसी मोटी संरचना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेक्टम होते हैं, कोलोन देख सकते हैं, ठीक है, इलियम देख सकते हैं, ये सारी संरचनाएं होती है। यहाँ पे आपका अपेंडिक्स होता है, ये दाहिने साइड अपेंडिक्स होता है। ये अवशेषीय अंग है जिसको कि जरूरत पड़ने पे काट के निकाल भी दिया जाता है शरीर से। ये आपकी बड़ी आंत की संरचना है। देख लेते हैं बड़ी आंत में, ये छोटी आंत की तुलना में जो होती है बड़ी आंत चौड़ी होती है, ठीक है। छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है, ठीक है। ये बड़ी आंत जो होती है मात्र 5 फीट लंबी होती है और 2.5 इंच चौड़ी होती है। इस बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया था, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। और यहाँ पे बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे सीकम, दूसरा को बोलेंगे रेक्टम और तीसरा को कोलन। ये जो संरचना होती है इस साइड को सीकम, दूसरे को रेक्टम बोलते हैं और सॉरी यहाँ पे ये कोलन हो जाएंगे, ये कोलन, ये हो जाएंगे रेक्टम। यहाँ से संरचना इस तरह से निकलती है, ये मलाशय में निकल जाती है। यहाँ पे पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है बड़ी आंत में, ठीक है मित्रों। यहाँ क्योंकि कोई एंजाइम निकलता है नहीं है, इसलिए बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं सहायक ग्रंथियाँ के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। हमने बताया था कि 2 सहायक ग्रंथियाँ, एक है लीवर, दूसरा है आपका पेनक्रिया जिसको बोलते हैं अग्नाशय। तो लीवर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे, लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर ही। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो वो अग्नाशय है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत है। ये आपका फिर से रिवीजन हो जाएंगे। यहाँ पे यकृत से क्या निकलता है मित्रों, पित्तरस निकलता है। ये पित्तरस कितना निकलता है तो 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है। पित्तरस जो होते हैं अर्थात बाइल जूस जो होते हैं उसका pH मान होता है 7.8 से 8.5, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बाइल जूस में जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं ये सोडियम लवण होते हैं और बाइपिगमेंट होते हैं। बाइपिगमेंट क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका निर्माण किससे होता है, आरबीसी के टूटने से होता है। और बाइल पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 2 प्रकार के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। ये है यकृत का आपका फिगर मित्रों, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका पेनक्रिया जिसको अग्नाशय बोलते हैं यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं गोल ब्लैडर, जहाँ पे आपको बताया कि मैंने पित्तरस संचित होता है, यही गोल ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीन है जिसको प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी संरचनाएं आपको होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेक, जो अगले भाग होते हैं, यहीं से निकलता है पित्तरस, यहाँ पे रस निकलता है, बाइल जूस, ठीक है। ये पेनक्रियाज है मित्रों, ये आप देख सकते हैं पूरी संरचनाओं को। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं यकृत के कार्य क्या सब है। यकृत क्या करता है मित्रों, ये ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, वसा को जो है, वसा तथा वसा में घुलनशील जो भी विटामिन है उसको संग्रह करने का काम करता है यकृत ही। अर्थात यकृत देख सकते हैं पहला काम इसका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करेगा, ठीक है। वसा को फिर वसा तथा घुलनशील जो विटामिन है वसा में वो ADE के, उसको संग्रह करने का काम करता है। हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, उस जहरीले पदार्थ को डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात उदासीन बनाने का काम करता है यकृत करता है मित्रों। और यकृत का एक काम और है, ये तापमान, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है यकृत। यकृत में जो पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, रक्त में जो पाए जाने वाले प्रोटीन का निर्माण जो होता है, रक्त में जो पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण भी जो है यकृत में होता है। और यकृत आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है मित्रों, यूरिया का निर्माण भी करता है। यकृत में अगर मित्रों देख सकते हैं लीवर में कुछ बीमारियां भी होती हैं, जो लीवर से संबंधित बीमारियां कही जाती है। इसमें सबसे प्रमुख है, आप देख सकते हैं जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, दूसरा हेपेटाइटिस बी बोल सकते हैं और तीसरा है आपका गॉलस्टोन अर्थात पथरी वाली बीमारी हो जाती है। ये तीनों बीमारियां जो होती है ये यकृत में होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीलिया के बारे में अर्थात जॉन्डिस के बारे में मित्रों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जॉन्डिस जो होता है ये विषाणु जनित रोग है और ये फैलता कैसे है मित्रों, तो संदूषित जल या संदूषित भोजन ग्रहण करने से। संदूषित जल या संदूषित भोजन किसको बोलते हैं मित्रों, संदूषित जल या भोजन बोला जाता है कि जो हम गंदे पानी या गंदे भोजन जिसको कि साफ नहीं किया जाता है, होटल सब में अगर खाया जाता है, या फिर दूषित जल होता है उनको पीते हैं तो ये रोग फैलता है।
खास करके आप अगर बाहर रहते हैं, बाहरी शहरी इलाके में जहाँ पे सही सुविधाएं नहीं होती, खास करके स्टूडेंट को लिए, तो वहाँ पे हम लोग गलत भोजन होटल वगैरह में कर लेते हैं, जो कई दिन से तले भूंजे होते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग जल पीते हैं उनसे जो है ये जॉन्डिस बीमारी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसमें क्या होता है मित्रों, वो जो बिलीरुबिन निकलते हैं, आपने अभी देखा एक बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण रंग पीला होता है, बिलीवर्डिन के कारण रंग हरा हो जाता है। ये बिलीरुबिन क्या करता है, पीलेपन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जो मूत्र होता है अर्थात पेशाब होता है उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है, और पसीना जो आएगा वो भी आपका गंद करने लगेगा पीला टाइप का, मतलब कि उसी बिलीरुबिन के कारण होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें एनीमिया हो जाएगा, अर्थात खून की कमी हो जाती है पेशेंट में, और उसे कमजोरी काफ़ी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे अब क्या होता है, पाचन, वसा का पाचन नहीं होने लगता है मित्रों। इसलिए वहाँ पे जो होता है, बोला जाता है एकदम से सादा खाना खाइए, क्योंकि आपका जो लीवर है वो वसा को पाचन क्रिया नहीं कर पाते। दूसरा बीमारी हम देखते हैं मित्रों यहाँ पे, हेपेटाइटिस यहाँ बीमारी, ये भी बीमारी होती है विषाणु के कारण, और ये भी आपका होता है संदूषित जल या भोजन के कारण होता है हेपेटाइटिस भी। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जॉन्डिस होना संभव है, जॉन्डिस पहले होगा तभी हेपेटाइटिस भी होगा। तो जब जॉन्डिस हो जाती है तो हम अगर वहाँ पे परहेज नहीं करते तो हमारा लीवर सड़ना शुरू हो जाता है, जिसको कि लीवर कैंसर भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो है आपका शरीर पूरा डेंजर हो जाता है, नाकाम हो जाता है, अर्थात आपका लीवर जो होता है पूरा डैमेज, पूर्ण रूपेण डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस में। इसका एक ही उपाय है कि आप पहले से ही टीकाकरण करवा के रखें, हेपेटाइटिस बी सब का टीका लगता है मित्रों। तीसरी बीमारी जो है ये गोल्ड स्टोन है। अक्सर देखते होंगे आजकल लीवर में जो है मित्रों कि हमें जो है पथरी वगैरह हो जाते हैं, अर्थात स्टोन हो जाते हैं। ये होता किसके कारण है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण जो होता है स्टोन वहाँ पे हो जाता है, अर्थात किडनी में जो होता है, लीवर में जो स्टोन होता है, लीवर में यहाँ पे लीवर में ही होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। ये एक नोट पॉइंट है, जो व्यक्ति डेली शराब पीता है, डेली शराब पीने की जो आदि है, वो लीवर सिरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है, अर्थात उनका लीवर पूर्ण रूपेण सड़ जाता है। अब हम लोग मित्रों यहाँ पे दूसरा सहायक ग्रंथि देखते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें दो तरह का श्रावण होता है, यहाँ पे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय में दो प्रकार की ग्रंथि होती है, आप देखेंगे इस तरह से। तो अग्नाशय में जो होता है दो प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है, दो तरह की होती है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की होती है। इधर से अगर निकलेगा बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, बहिःस्रावी से जो निकलता है मित्रों, बहिःस्रावी भाग से निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बहिःस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। तो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी जो अंदर से निकलता है, अंतःस्रावी जो बाहर निकलता है, तो बहिःस्रावी बोला जाता है। ये जो होता है नलिका विहीन संरचना होती है, अर्थात ये इस तरह से संरचना होती है, ठीक है, इस तरह संरचना होती है। जबकि बहिःस्रावी जो होती है ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, इस टाइप से नलिका युक्त ग्रंथि होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। ये क्या करता है, सीधे रक्त में गिर जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है सीधा रक्त में गिरता है और पूरे शरीर में पड़ता है, ठीक है, पूरे शरीर पर ये पड़ता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। अंतःस्रावी जो पदार्थ होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं उससे जो निकलता है पदार्थ उसको बोलते हैं हार्मोन, जबकि बहिःस्रावी जो ग्रंथि उससे निकलने वाले पदार्थ को बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। और ये जो होता है किसी खास अंग तक ही गिरता है, अर्थात इसका प्रभाव स्थानीय होता है, ठीक है। ये खास अंग किसी लक्ष्य तक पहुंचता है, देखते हैं ये नली जो है सीधा लक्ष्य तक पहुंचा देता है, जबकि ये किसी लक्ष्य में नहीं पहुंचता, ये ब्लड में जाता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि को ही हार्मोन कहते हैं और बहिःस्रावी को एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पे एंजाइम और हार्मोन में थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं विभेद करके। ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड से बना होता है, जबकि एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन से बना होता है। हार्मोन जो है काफ़ी कम मात्रा में निकलता है, जबकि एंजाइम जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इसके अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में निकलता है एंजाइम। देखते हैं यहाँ पे हम लोग मित्रों अग्नाशय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने अभी थोड़ा सा उसके इतर जो साथ में जो टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा था। अब मुख्य रूप से हम अग्नाशय में ही पहुँच जाते हैं। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है मित्रों, वहाँ पे एक लैंगरहंस होते हैं, अर्थात एक आइलैंड टाइप का होता है, वहाँ पे इस टाइप से आइलैंड टाइप का होता है। वहाँ पे देखेंगे तो अग्नाशय का जो निचले भाग है, अर्थात ये जो आपका अंतःस्रावी भाग है, यहाँ इसको बोलते हैं लैंगरहंस, अर्थात एक द्वीप टाइप का बन जाता है। और वहाँ पे कुछ सेल निकलते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल।
अल्फा सेल क्या करता है, ये ग्लूकोन हार्मोन यहाँ पे निकलता है, यहाँ अल्फा सेल से जो है ग्लूकोन हार्मोन निकलता है, जबकि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और गामा सेल से सोमेस्टेसिन, ठीक है, सोमेटोस्टिन हार्मोन निकलते हैं यहाँ से। बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं, यही इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं बाह्य स्रावी भाग जो होते हैं उसको बोलते हैं, उससे निकलने वाला पदार्थ को बोलते हैं एक्नी। एक्नी से क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे इससे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्हें हम लोग जो है किस तरह से देख सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस कि बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन हमारे रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज, सामान्य व्यक्ति के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा निकलती है वो 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml में जो हम देखते हैं मापन करते हैं, वो सामान्य व्यक्ति में जो ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए वो 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी बीमारी को बोलते हैं हम लोग जो शुगर की बीमारी बोलते हैं, अर्थात डायबिटीज़ जो बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह की बीमारी, जिसको कि शुगर की बीमारी भी बोलते हैं हम लोग। ये इंसुलिन कम होने के कारण ही होता है, जिसके कारण इंसुलिन की सुई दी जाती है ताकि ये नियंत्रित हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ेगी, जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट को जो है डॉक्टर के द्वारा इंसुलिन अधिक दे दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा जब घटेगी तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा अगर घटेगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। अर्थात जब ग्लूकोज की मात्रा घटेगी तो इंसुलिन अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये तब होती है कि कभी कभी जब पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को क्या किया जाता है कि इंसुलिन की सुई अधिक दे दी जाती है, तो वहाँ पे ग्लूकोज का मात्रा घट जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे भी व्यक्ति में काफ़ी जो है कमजोरी आने लगता है और चक्कर सब देना शुरू कर देता है। और हाइपरग्लाइसीमिया ये क्या होता है, ग्लूकोज का बढ़ना, अर्थात इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, बार बार जो आपके पेशाब में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तुरंत तुरंत पेशाब लेंगे, ये होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया में। यहाँ पे कभी कभी किसी वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, अर्थात भारत के स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है ये 27 जून को मनाया जाता है, और विश्व मधुमेह दिवस जो ये मनाया जाता है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतःस्रावी भाग हमने पढ़ लिया। अब बहिर्स्रावी भाग जो होते हैं इसको बोलते हैं क्या, बहिर्स्रावी भाग को एक्नी बोलते हैं मित्रों, यहाँ पे एक्नी। और एक्नी से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं एक्नी से, ये हम देख सकते हैं, 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं एक्नी से, ठीक है। कौन कौन एंजाइम, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करते हैं मित्रों, ये प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जबकि लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फेट को जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। तो ये था मित्रों आज का हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। इस पुराने साल में हम लोगों का ये अंतिम वीडियो था। मिलते हैं हम लोग नए साल में नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सभी को हैप्पी न्यू ईयर।